आज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का ये 7वां लेक्चर है और आज हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें हम कैसे मानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो गया है। तो अब ओपन स्टेज में है। सब लोग इस डायग्राम से पिछले लेक्चर में डबल करके डायग्राम बनाए थे, लेकिन अभी हम लोग सिंगल करके ही बनाएंगे। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर है और ये -10 रीजन है। ये जो रीजन है ये -10 है, -10 और यहाँ तक अभी तक ये +3, मतलब स्टार्ट पॉइंट यहीं पर है और ये खुल चुका है। ठीक है ना, इस तरह से ये खुला हुआ है। जब ये ओपन हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है ये इरिवर्सिबल होता है। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब जब ये खुल गया तो वापस बंद नहीं होगा। इसे हम लोग बोलते हैं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स होता है इरिवर्सिबल। ये वापस क्लोज नहीं हो सकता। ओपन हो गया बट अभी भी इनिशिएशन नहीं हुआ है। ये प्री इनिशिएशन स्टेज, प्री इनिशिएशन। इनिशिएशन हम तब मानते हैं जब उस पर आरएनए बनना शुरू हो जाता है। अर्थात इसी डायग्राम को हम देखते हैं, इस डायग्राम को बनाया है और आरएनए पॉलीमरेज भी है यहाँ पर, सिग्मा फैक्टर भी है और अब जो है यहाँ पर सोचो कि ऐसे एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनना शुरू। जैसे ही फर्स्ट, बहुत ज्यादा बना दिए हैं, उसको और थोड़ा कम कर, जैसे ही पहला बेस पेयरिंग हुआ, ठीक है ना, ये आरएनए का क्या है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अभी क्या एकदम फर्स्ट आया, फिर सेकेंड आएगा। जैसे ये पहला जुड़ा यहाँ पर, हम लोग कहते हैं कि इनिशिएशन हो गया और इससे बोलते हैं हम लोग ओपन टेरिनरी कॉम्प्लेक्स। टेरिनरी क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर अब 3 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? टेम्पलेट, आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब ये तीनों चीज यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये हो गया ओपन टेरिनरी कॉम्प्लेक्स। और अब इससे में क्या होगा? चीजें जुड़ती जाएंगी और ये आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे इस स्टेज में आएंगे, दिस इज कॉल्ड ओपन टेरिनरी कॉम्प्लेक्स एंड इनिशिएशन जो है वो यहीं से माना जाता है। ठीक है, तो इनिशिएशन क्या है? ये प्रोसेस इनिशिएशन कहलाता है। और अब है क्या कि इस इनिशिएशन के लिए तो हम सब जानते हैं कि सिग्मा फैक्टर जवाबदेह होता है इस पूरे प्रोसेस के लिए, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर काम करता है। अब यहाँ से एक साइकिल देखने का मौका मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा साइकिल। ये सिग्मा साइकिल क्या कहता है कि अभी चूंकि आप लोग देखें तो आपके लिए कठिन चीज नहीं है समझना।
ओपन टेरनरी स्ट्रक्चर, ये हो गया। और ये लाल रंग का हो गया आरएनए, और ये ग्रीन रंग का इसके ऊपर है सिग्मा फैक्टर। सबको लिख देते हैं, ये सिग्मा फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। और क्योंकि सिग्मा भी तो आरएनए पॉलीमरेज का ही हिस्सा है, ये हो गया डीएनए, और इससे निकल रहा है वो हो गया प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। यही स्टेटस है मिला जुलाकर। हम थोड़ा इसको ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनवा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बढ़िया। अभी क्या है, यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा हुआ है। अब जब यही प्रक्रिया आगे बढ़ते चला गया, और बढ़ते बढ़ते लगभग कुछ एक ऐसी स्थिति आई जब आप समझिए कि लगभग 10-12 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका रेप्लिकेशन हो जाए। हाँ, क्योंकि -10 से शुरू हुआ है, तो अप टू +12, मतलब -10 से लेकर +12 तक आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा जुड़ा रहता है। सिग्मा फैक्टर इज रिमेन विद द आरएनए पॉलीमरेज, जुड़ा हुआ है। लेकिन जब एक बार इससे आगे बढ़ता है वो, तो देखिए क्या होता है। एक प्रोटीन है जो कि सब्स्टिट्यूट कर देता है किसको, सिग्मा फैक्टर को। उस प्रोटीन का नाम है नुस ए। नुस एक प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन आएगा सिग्मा फैक्टर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाएगा। अब सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाएगा तो टोटल कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा। लोग कई राउंड डायग्राम बनाना पसंद करते हैं ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझी जा सके। ठीक है, और ये हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज में क्या है, अब आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज में अब सिग्मा फैक्टर की जगह पर कौन आकर जुड़ जा रहा है, उसकी जगह जुड़ जा रहा है नुस फैक्टर। हाँ, नुस ए कलर कर देते हैं। जैसे ही नुस ए जुड़ा, सिग्मा फैक्टर बाहर निकल गया। अब आगे जाके क्या होता है, आगे जाके जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो नुस ए बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, और अब फिर से वो तैयार हो जाएगा किस चीज के लिए, इस काम के लिए। मतलब फिर से वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए तैयार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या उससे एक साथ जुड़ जाएगा फिर से सिग्मा फैक्टर। यह एक साइक्लिक प्रक्रिया है जिसमें जब इनिशिएशन करना होता है तो सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, और उसको रिप्लेस कर देता है कौन, नुस ए फैक्टर। और जब प्रोसेस टर्मिनेट होने लगता है तो नुस ए फैक्टर भी क्या हो जाता है, हट जाता है, वहां से नया आरएनए मिल जाता है, और फिर से सिग्मा फैक्टर जो है वह जाके उसमें। तो ये जो प्रक्रिया है, इससे यह पहला चीज पता चलता है कि सिग्मा फैक्टर और सिग्मा फैक्टर परमानेंटली आरएनए पॉलीमरेज के साथ नहीं होता है, पार्ट टाइम वर्कर की तरह होता है, और इसको रिप्लेस कौन करता है, नुस। ठीक है, इसलिए नुस ए और सिग्मा फैक्टर एक दूसरे का विपरीत कार्य करता है। ठीक है, इनिशिएशन के लिए जहां पर सिग्मा फैक्टर जरूरी है, वहीं पर नुस ए फैक्टर जो है बाकी इलोंगेशन और टर्मिनेशन के दरमियान में उपस्थित रहता है। देखिए, ये एक बबल है, डीएनए बबल।
और इस डीएनए बबल या इसको आई भी कहते हैं, और आई ये नॉन टेम्पलेट है, मतलब कोडिंग ये है, और ये टेम्पलेट है। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। और यहाँ पर है आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यही काम चल रहा है। अब काउंट करेंगे तो लगभग 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स एक बार में जुड़े रहते हैं आरएनए और डीएनए के बीच में। जैसे ही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब जैसे ही इसमें सोचो कि एक नया सा सेगमेंट आकर जुड़ेगा, मैं थोड़ा इसको डार्क कलर करता हूँ, एक नया सेगमेंट आकर जुड़ा, तो यहां से क्या होगा, जो ये जो है तो अब ये पुल हो गया, तो अब ये हो गया 1, फिर ये 2 जो है वो 3, इसी तरह से 8 जो है वो 9 हो जाएगा, और ये वापस यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड खुल जाएगा। और खुलने के बाद क्या होगा, खुलने के बाद वो इंडिपेंडेंट होकर अपना लहराना शुरू करेगा। देख रहे हो, ये अपना ऐसे इंडिपेंडेंट हो गया, फ्लो कर रहा है। तो इस प्रकार से यह इलॉन्गेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, और आरएनए जो है 1 बाय 1 स्लाइडिंग करना शुरू करता है। वो स्लाइड कर करके आगे बढ़ते रहते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये खुलते चला जाता है, और वो जब तक कि मान लो कि ये टर्मिनेशन एंड है, ये जो है एंड है, वो क्या है, इसका स्टॉप पॉइंट है। हाँ, स्टॉप पॉइंट मतलब यहां से टर्मिनेशन होगा, यहां तक वो खुलकर आएगा, और इसी तरह से एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रक्रिया में जो बेस पेयरिंग है वो यही है कि अगर टेम्पलेट और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, अगर इसको देखेंगे आप, तो टेम्पलेट जहां पर मान लो कि दिखेगा ATACG, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इसका क्या होगा, मान लो ये 5 डैश और ये 3 डैश है, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा 3 डैश में, सी एक्सक्यूज मी, CG UAU ऐसे करके ये बनता है। तो ये जो दोनों के बीच का ये जो संबंध है, ये संबंध जब तक यहां पर होता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, इसे हम लोग कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड है, और इस प्रकार से इलॉन्गेशन जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अब होता है यहां पर प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग of primary transcript during the elongation process. elongation में प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग कैसे होता है? प्रूफ रीडिंग एडिटिंग कहने का मतलब क्या है कि मान लो कुछ मिस्टेक हो जाए, लाइक ये डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है, और इस पर एमआरएनए बन रहा है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहा है ये। अब डीएनए टेम्पलेट पर है ATGCCA, अगर ये 5 डैश है CCGTA, तो उस क्रम में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर क्या होना चाहिए, UACGGT। अब गौर करोगे कि जो बेस पेयरिंग है उसमें एक जगह जो है वो एरर है, और वो एरर क्या है कि जहां टेम्पलेट पर A है, एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर उसकी जगह पर क्या है, उसकी जगह पर
इसको हम mRNA लिख देते हैं, उसकी जगह पर T है। सो T इज कंसिडर्ड एज एरर, एज एन एरर। यदि डीएनए बनता तब तो एरर नहीं था, लेकिन चूंकि डीएनए पर आरएनए बन रहा है, इसलिए T क्या हो गया, एरर हो गया। इसको पहले पहचानना, सबसे पहला क्या काम है, उसको पढ़ना। प्रूफ रीडिंग मतलब ठीक करने का पहला क्या होता है, पहला होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग शुरू करना। फिर दूसरा क्या स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, गलती को पहचानना। फिर क्या है, रिमूवल ऑफ एरर, एरर को हटाना। एंड एडिशन ऑफ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, एंटी। तो पहले तो प्रूफ रीड करिए, पहले तो पढ़िए, पहचानिए कि कहाँ गलती हुई, उस गलती को वहां से हटाइए और उसकी जगह पर सही चीज को जोड़िए। ये 4 स्टेप में ये सारा काम होता है। अब ये 4 स्टेप में अगर सारा काम हो रहा है तो ये बड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, बहुत तरीके से होना चाहिए। अगला पॉइंट ये कहता है कि, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव प्रूफ रीडिंग नहीं होता है जैसे डीएनए सिंथेसिस में होता है। तो इसमें क्या है कि हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हो जाता है तो इसमें जो तरीके हैं, मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग। आरएनए सिंथेसिस में एक मेथड जो है उसको बोलते हैं पायरो फॉस्फो राइलेटिक फॉस्फो रेलाइटिक एडिटिंग। पायरोफॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग। और दूसरा जो टाइप है वो है हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग, ठीक है। और एक जो कुछ स्पेसिफिक स्पेशल टाइप का होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर। 3 प्रकार का रिपेयरिंग जो है वह ट्रांसक्रिप्शन में देखा जाता है। बात समझ में आई? सवाल? सर एक बार फिर से ब्रीफ में बताइए। फिर से ब्रीफ बता देते हैं। देखो, मान लो कि यहाँ पर तो यूएमपी को जुड़ना चाहिए, लेकिन टीटीपी आया और 2 पैरोफॉस्फेट निकालकर टीएमपी से जुड़ गया। आरएनए पॉलीमरेज जो अभी इस आगे के डायरेक्शन में बढ़ रहा था, उसको महसूस हुआ कि यहाँ पर गलत हो चुका है। वो उसी जगह पर क्या करेगा, रोटेट करके रिवर्ट हो जाएगा, और रिवर्ट होके एक कदम पीछे जाकर, इससे एक कदम पीछे जाएगा, वो पैरोफॉस्फेट को वापस इसमें जोड़ देगा। पैरोफॉस्फेट जुड़ते ही ये टी वाला जो सिस्टम है वो क्या आ गया, टीएमपी से टीटीपी, थियामिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, और ये जगह हो गया खाली। खाली होते ही फिर से यू टर्न किया ये, और यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस को जोड़ते हुए फिर आगे बढ़ जाता है। मतलब जिस जगह गलती हुआ उसी जगह पर उसको करेक्ट कर लेना। अब जो दूसरा टाइप है इसका, वो है हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। हाइड्रोलाइटिक मतलब ये होता है कि हाइड्रोलाइसिस का यूज करना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस करना का मतलब क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें बस कहता है कि एरर इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, एरर इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज रिमूव्ड बाय, कैसे रिमूव्ड हो रहा है, बाय
हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस अंडर एंजाइम कंट्रोल, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा खुद ब खुद हो जाएगा, एंजाइमेटिक कंट्रोल होगा। और इसके लिए जो फैक्टर होता है जो इस काम को करता है उसका नाम होता है GRE फैक्टर। GRE फैक्टर इसका नाम। यह दो काम करता है। पहला हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग, पहला काम ये हो गया। और दूसरा काम इलॉन्गेशन स्टिमुलेशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो GRE दो तरह का काम कर रहा है। एक कर रहा है क्या, एडिटिंग का काम कर रहा है ना, हाइड्रोलिसिस करके एरर को तोड़ेगा। और दूसरा काम है कि फिर आगे इलॉन्गेशन होता रहे, उसको भी तो स्टिमुलेट करना है ना भाई। ऐसे थोड़े कि पता चला कि ये काम किया और उसके बाद सब प्रोसेस ही रुक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा कि चलिए एडिटिंग हो गया है, अब आगे बढ़ा जाए। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको हम लोग GRE फैक्टर डिपेंडेंट प्रक्रिया कहते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये एक सॉलिड मेथड है जिससे कि एडिटिंग का काम संपन्न होता है। अगले क्लास में हम लोग कुछ देखेंगे कि कैसे ये इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाता है और कैसे कुछ और भी एडिटिंग का प्रोसेस है वह कैसे होता है, ये सभी अगले क्लास में।